हाय एवरीवन, मैं कुमार संजय सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्निस्ट मूवमेंट। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडर्निज्म को। इसमें जितने भी सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन, लेकिन डिटेल में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जब हम लोग पढ़ेंगे एम.एच. इब्राहिम को, वहाँ पर ये सभी जितने भी आप देखेंगे मूवमेंट्स या टर्म्स डिटेल में हम लोग वहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ में, हर एक सेशन को देखिए। जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं ये पूरा सिलेबस जब तक नहीं हो जाएगा जब तक ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का सेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है सिंबोलिस्टिक मूवमेंट। देखिए, हम और आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब मॉडर्निज्म आता है तो उस टाइम पर इमेजिज्म और सिंबोलिज्म काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाता है। तो सिंबोलिस्टिक मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, इसकी क्या क्या जो है इसके फीचर्स हैं, या फिर देखेंगे इसमें कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हम और आपको पता होना चाहिए कि भाई सिंबोलिस्टिक मूवमेंट है विच वॉज ऑरिजिनेटेड इन फ्रेंच। इसकी शुरुआत फ्रेंच में होती है और ये शुरू होता है सिंबोलिस्टिक मूवमेंट इन लिटरेचर। एक वर्क आता है 1899 में आर्थर साइमन का, और बाद में फिर ये इंग्लैंड में और अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल कर जाता है। तो इसको हम लोग समझने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिंबोलिस्टिक मूवमेंट जो है बेसिकली लेट 19th सेंचुरी में शुरू होता है। कहाँ? फ्रेंच में होता है। तो मैंने बताया आपको है कि इसकी शुरुआत जो है 1899 से होती है विद द पब्लिकेशन ऑफ सिंबोलिस्टिक मूवमेंट इन लिटरेचर। एक आर्थर साइमन की किताब है, वहीं से इस सिंबोलिज्म की शुरुआत मानी जाती है। तो प्रश्न मान लो ELT वाले ज़्यादा ध्यान दें। अब जितने मूवमेंट आएंगे, चाहे वो डैडिज्म हो, सैरेलिज्म हो, एक्सप्रेशनिज्म हो, इम्प्रेशनिज्म हो, सब ELT में पूछा जाएगा। इसीलिए एक एक चीज़ पर अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो 1899 की शुरुआत होती है कहाँ से? फ्रांस से। ये हमसे कंट्री पूछी जा सकती है कि कहाँ से सिंबोलिज्म की शुरुआत होती है। बाद में ये अमेरिका में, इंग्लैंड में ये फैल जाता है, ये हमें ध्यान देना है। और बाद में ये क्या होता है भाई, इंग्लिश राइटर को भी इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया W.B. यीट्स वगैरह आएंगे, आयरिश राइटर हैं, चाहे जेम्स जॉयसी हो, चाहे आपके D.H. लॉरेंस हो, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मेन काम क्या है, ये सिंबोलिज्म क्या है? तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सिंबोलिज्म होता है, यानी कि जो सिंबल्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, ये इवोक करते हैं सबटल रिलेशन एंड एफिनिटीज़ को। किसके बीच में? साउंड, सेंस और कलर। मतलब अब राइटर क्या है कि अपनी बात को कहने के लिए किसी एक चीज़ को वहाँ पर प्रयोग करते हैं। वो मे भी हो सकता है कोई सेंस हो, सिंबल हो, या फिर वो कलर हो, उसके थ्रू बात आपने कहना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल समझना, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया पेल, ठीक है। अब पेल का मतलब लिटरली जो होता है वो होता है येलो, ठीक है। लेकिन इस पेल का मतलब जब एज ए सिंबल के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसका माना जाएगा भाई सॉरोफुल, या फिर डिसअपॉइंटेड, या फिर फियर माना जाएगा। तो क्या है कि राइटर ने इस के थ्रू अपनी बात को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहा। हाँ, मतलब ये है, इवोक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जागृत करना। बात समझ रहे हैं? हम अपनी बात कहकर, मतलब सिंबल के थ्रू हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। तो यहाँ समझिए पहले, तो वो सिंबल वाज हेल्ड टू इवोक सबटल रिलेशन। सबटल का मतलब होता है, वैसे तो चतुर होता है, यहाँ पर आप बड़ा घनिष्ठ लगा सकते हैं। तो रिलेशनशिप किसके बीच में? रिलेशन एंड एफिनिटीज। एफिनिटीज का मतलब होता है संबंध, ठीक है। किसके बीच में? बिटवीन साउंड, सेंस एंड कलर। इनके बीच में ये जो सिंबल हैं वो बताते हैं। अब ये जो है भाई, यहाँ पर हम देखेंगे जो फ्रेंच सिंबोलिस्टिक हैं, who exploited order private symbols in a poetry of rich suggestiveness rather than explicit significance। कहने का मतलब है, इन लोगों ने, जितने भी फ्रेंच सिंबोलिस्टिक रहे हैं, उन्होंने ये जो सिंबल्स क्या है उसका प्रयोग किया है ऑर्डर ऑफ प्राइवेट सिंबल्स इन अ पोइट्री। पोइट्री में ज़्यादा इसका यूज़ किया गया है। अब इसके कुछ राइटर्स आपको बता दे रहे हैं, चाहे आपके यूरोप के हो या अमेरिका के राइटर्स हैं, जैसे कि आपके T.S. एलियट हो गए, W.B. यीट्स हो गए, इजरा पॉन्ड हो गए, जेम्स जॉयसी हो गए, वर्जीनिया वोल्फ हैं, वेलेस स्टीवेंसन है, अर्नेस्ट
डॉसन है, डैलन थॉमस हैं। ये कुछ राइटर्स जो हैं वो सिम्बोलिस्टिक राइटर बोले जाते हैं या इसमें आते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इनके जैसे आपने देखा होगा द वेस्टलैंड, उसमें बहुत सारे सिंबल्स लगाए गए हैं। जब आप पढ़ेंगे वेस्टलैंड वहाँ पर देखेंगे। अब हमारे डब्ल्यू बी येट्स का है सेलिंग टू बजेंशियम। सेलिंग टू बजेंशियम में मैंने आपको उस दिन भी एक बताई थी लाइन, आ टैटर्ड कोड अपॉन ए स्टिक। एक ओल्ड पीपल के लिए बोला गया है, जैसे एक बूढ़ा आदमी होता है ना, अपने स्टिक पर ऐसे खड़ा रहता है, वैसे ही तो वो बता रहे हैं कि आ टैटर्ड कोड अपॉन ए स्टिक। जैसे हम लोग खेत में कोई पुतला खड़ा कर देते हैं लकड़ी के सहारे, वैसे ही बूढ़े हैं। तो आप सिंबल्स के थ्रू जो है अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़ समझिए, ये जो मॉडर्निस्टिक राइटर रहे हैं ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे द मॉडर्निस्टिक राइटर इन द डिकेड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर नोटेबल एक्सपोनेंट्स ऑफ सिम्बोलिज्म इन लिटरेचर। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक काफ़ी ज़्यादा इन लोग का कंट्रीब्यूशन रहा है सिम्बोलिज्म को लेकर के। अब इसमें आपके राइटर्स हैं, देखिए ये ईट्स का वेजेंशियम हो गया, सेलिंग टू वेजेंशियम। डैलन थॉमस का हो गया भैया जी, ये सोनेट सीरीज है जिसका नाम है अल्ट्रावाइज ऑल नाइट, ठीक है। टी.एस. एलियट का आपका ये वेस्टलैंड हो गया। जेम्स जॉयसी का आपका हो गया फिनिगेंस बेक, ये नेट में पूछा भी जा चुका है, ठीक। तो ये हैं आपके, और आगे भी देखेंगे तो इसमें आपको और भी राइटर दिख जाएंगे। अब बात करते हैं अपने डैडिज्म मूवमेंट की। देखिए डैडिज्म मूवमेंट क्या है, बेसिकली एक पेंटिंग से इमर्ज्ड है और माना जाता है कि ये 1916 से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? एक जगह है स्विट्जरलैंड में, जूरिच, ठीक है ना। तो ये जो मूवमेंट था डैडिज्म, ये बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो टाइम था, वहाँ पर जो रेशनैलिटी थी, क्योंकि उस टाइम पर रियलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही थी ना। अब एकदम ग्रिम रियलिटी वहाँ दिखा दे रहे हैं तो आदमी परेशान हो जाता है, फिर आदमी सोचने मजबूर हो जाता है। तो आदमी कहता है यार अब इससे थोड़ा कुछ अलग हो। तो जो रेशनैलिटी थी उसको इन लोगों ने उस वहाँ पर त्याग दिया और पेंटिंग की तरफ ये मूव कर गए। तो स्विट्जरलैंड ज्यूरिच में इसकी शुरुआत होती है डैडिज्म की। इसकी शुरुआत होती है, डाडा बोलते हैं इसको, डाडा पहले निक नेम से दिया था डाडा, बाद में जो उनके राइटर थे वही इसमें ऐड हो गए और इसका नाम हो गया डैडिज्म, ठीक है। डाडा से इसकी शुरुआत होती है। डाडा का मतलब होता है हॉबी हॉर्स, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, देखिए डैडिज्म था और ये सरेलिज्म था। इसने भी क्या किया, राइटर को इन्फ्लुएंस किया। डैडिज्म विच इमर्ज्ड इन 1916 आउट ऑफ डिस्गस्ट विद द ब्रुटैलिटी एंड डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। मतलब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर जो मार बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी चल रही थी या जो तबाही हुई थी उसके अगेंस्ट में ये चला। अब जैसे वही बात है कि 24 घंटे आप एक ही चीज़ भाई दिखाते रहेंगे कि भाई अखबार जो है मार ऐसे ऐसे, कहीं इधर मर्डर हुआ, कहीं वहाँ मर्डर हुआ, ये जब दिखेंगे तो आदमी मतलब उसके अंदर थोड़ा सा निराशा हो जाएगी। तो उसी चीज़ से आदमी को बचाने के लिए ये लोग जो है आदमी को थोड़ा सा वहाँ से डाइवर्ट करने की कोशिश की। तो आप यहाँ देखेंगे सेट आउट टू इंजेंडर अ नेगेटिव आर्ट एंड लिटरेचर दैट वुड शॉक एंड बिविल्डर ऑब्जर्व्स एंड सर्व टू डिस्ट्रॉय द फॉल्स वैल्यूज ऑफ मॉडर्न बर्गुइज सोसाइटी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप डैडिज्म मूवमेंट देख रहे हैं, ये जो ब्रुटैलिटी थी, जो डिस्ट्रक्टिवनेस था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, उसके अगेंस्ट में, उसके रिएक्शन में ये आया है। दूसरा आप देखेंगे तो है सेट आउट टू इंजेंडर अ नेगेटिव आर्ट एंड लिटरेचर दैट वुड शॉक एंड बिविल्डर ऑब्जर्वर्स एंड सर्व टू डिस्ट्रॉय द फॉल्स वैल्यूज ऑफ मॉडर्न बर्गुइज सोसाइटी। तो ये जो है बर्गुइज का मतलब होता है मिडिल सोसाइटी, मिडिल पीपल, जो मिडिल क्लास के आदमी थे, जो फॉल्स वैल्यूज़ में पड़े थे, वहाँ से इस डैडिज्म मूवमेंट ने उनको निकालने की कोशिश की। तो यहाँ आप देखेंगे इंक्लूडिंग इट्स रैशनैलिटी एंड द काइंड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर दैट द रैशनैलिटी हैड फोस्टर्ड। तो इसके एक्सपोनेंट कौन कौन रहे हैं, ये मेन चीज़ है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि डैडिज्म मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, किसके अगेंस्ट में आया, तो आप बताएंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। और इसमें जो रैशनैलिटी थी उस टाइम की, जो फॉल्स वैल्यूज़ थी, उसके अगेंस्ट में इसको शुरू किया गया था। बस इतना ध्यान देना है, ठीक है ना। अब इसके राइटर्स आप देख लो, मतलब जो है एक्सपोनेंट कौन कौन है, कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं डैडिज्म से। तो आप देखेंगे ट्रिस्ट्रम ज़ारा हो गया, मार्सेल डुकैम्प हो गए, मैरी रे,
मैक्स अर्नेस्ट, ये कुछ इसके एक्सपोनेंट हैं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। सॉरी। तो अब आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा राइटर है जो डैडिज्म मूवमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शंस में होंगे ट्रिस्टन जर्र, मार्सेल जोकम, मैरी रे एंड मैक्स अर्नेस्ट, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। अब अगला आपका है सरेलिज्म। देखिए सरे का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। रियलिज्म मतलब इसको मान लो आप फॉल्स और प्लस रियलिज्म, यानी कि ये भी कुछ ऐसे ही था जैसे कि मैजिक रियलिज्म है, आदमी को कुछ थोड़ा सा मतलब वर्क कुछ ऐसा बनाया जाए, आदमी उसमें इंटरेस्ट ले, थोड़ा सा मनोरंजक चीज़ें हों, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स उसमें डाल दिए गए। आपको लगेगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे कि साउथ की मूवी आप देख लो, एक हीरो 10 लोगों को उठा के पटक देता है, तो क्या पटक देगा 10 लोगों को? 100 को मार देता है? नहीं ना। तो बस ऐसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने के लिए ये भी पेंटिंग का ही एक मूवमेंट था जो इसमें लाया गया है, ठीक है। और ये इसलिए लाया गया कि उस टाइम पर आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोगों चारों तरफ डिसइल्यूजनमेंट था, मॉरली डिग्रेडेड हो गए थे, स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो गई थी, तो आदमी के अंदर से थोड़ा एक अलग वे में ले जाने के लिए ये सारे मूवमेंट्स आए, पेंटिंग में थे, हालांकि बाद में इनको लिटरेचर में लाया गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि सरेलिज्म क्या है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सरेलिज्म क्या है। बेसिकली एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है। कहाँ था ये? पेंटिंग में, स्कल्पचर में और ये आर्ट में, और उसके बाद में ये कहाँ आता है? लिटरेचर में। अरे मतलब जो है शिल्पकारी, जो पत्थरों को गूंदा जाता है, वही। तो अब कहने का मतलब ये है कि देखो, चाहे डैडिज्म हो, चाहे सरेलिज्म हो, ठीक है, चाहे एक्सप्रेशनिज्म हो, चाहे इम्प्रेशनिज्म हो, ये सारे के सारे मूवमेंट जो शुरू हुए हैं ये सब पेंटिंग से ही प्रभावित हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चूंकि इनका वर्चस्व ज़्यादा था, तो जितने भी राइटर रहे हैं उन लोगों ने इसे अपने लिटरेचर में भी शामिल कर लिया। बात क्लियर है? अब ये प्रश्न आ जाएगा कि भाई सरेलिज्म जो है इनके कौन कौन से राइटर्स हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। तो आपको ध्यान देना है आंड्रे ब्रेटन, लुइस एरगॉन, सल्वाडोर डाली, ठीक है, इसके जो हैं प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, ये ध्यान देना, ठीक है। अब बाकी तो मैं आपको इसमें आप एक चीज़ यहाँ समझ लो, देखो ये चीज़ यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसने किस पे जोर दिया। तो यहाँ देखें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ड्रीम लाइक एंड नाइट मैरिज सीक्वेंस। तो मैंने आपको समझा ही दिया है कुछ ऐसी चीज़ें। और जस्ट एक्सपोजिशन ऑफ बिजारे। बिजारे का मतलब होता है अनोखी चीज़ें, एक दूसरे के अपोजिट में होंगी। बिजारे का मतलब अजीबोगरीब चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगी, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट में होंगी। तो ये सब चीज़ें किससे संबंधित हैं? हाँ, जस्ट अपोजिशन का मतलब होता है ना अपोजिट, दो चीज़ें रखी जाएंगी जो अपने आप में ही अनोखी होंगी, अजीबोगरीब होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए लाई जा रही थी ताकि थोड़ा सा जो लिटरेचर है वो एंटरटेनिंग बने, इंटरेस्टिंग बने, आदमी अपने आप को वहाँ से डाइवर्ट कर पाए, जो भी डिस्ट्रक्शन, जो भी तबाही आई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो उस चीज़ को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मॉडर्न फिक्शन आ गया आपका यहाँ पर है। तो लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने कवर किया था मॉडर्निस्टिक पोइट्री। उसमें जितने भी आपके चाहे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हो, चाहे पोएट ऑफ द 50s हो, चाहे एपोकलिप्टिक मूवमेंट हो, जो भी पोइट्री में मूवमेंट था वो कवर किया था। अभी हम लोग फिक्शन पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे ड्रामा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि भाई जो मॉडर्न फिक्शन है बेसिकली आप देखेंगे तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 पार्ट में आता है। पहले पार्ट में आप देखेंगे जो आपका फिक्शन का मतलब आप समझिए नॉवेल्स। बात समझ में आई? तो ये 1900 से लेकर के 1919 तक शुरू होता है। ये बात समझ रहे, 20वीं सेंचुरी में। मतलब ये कभी पूछा नहीं जाएगा हमसे, आपको समझाने के लिए इसमें डिवाइडेशन है, ठीक है ना। बाकी ये कभी नहीं आएगा कि फर्स्ट पीरियड कब रहा, सेकंड पीरियड कब रहा, थर्ड पीरियड कब रहा, ऐसा नहीं आएगा कोई प्रश्न। बस ये है कि मॉडर्न फिक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे जैसे राइटर्स आते रहे वैसे वैसे उनको आधार पर डिवाइड कर दिया गया है। हमको आपको पता है कि विक्टोरियन एरा तक आते आते जो है नॉवेल्स थोड़े से वहाँ पर लिखे जा रहे थे, बाद में फिर पूरी तरीके से ख़त्म ही हो गए।
तो बाद में जब मॉडर्निज्म आता है तो मॉडर्न फिक्शन फिर से रिवाइव करता है। तो अब आप यहाँ पर पाएंगे कि देखिए ये जो टाइम था फर्स्ट पीरियड वाला, इसमें आपके कौन कौन से मेन नॉवेलिस्ट हैं, जैसे कि हेनरी जेम्स, ठीक है, एक्सप्रेसियोनिज्म का बेस्ट राइटर है ये हेनरी जेम्स। जॉर्ज गिसिंग, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं। जॉर्ज मूरे, रुडयार्ड किपलिंग, अर्नोल्ड बेनेट। अर्नोल्ड बेनेट जो है इन्होंने एक 5 टाउन करके वर्क है, बेनेट जी का ही है, ये नेट में भी पूछा गया था। रुडयार्ड किपलिंग तो हम और आप सभी लोग जानते हैं, ये तो फेमस ही है भाई, जंगल बुक, और ये चाइल्ड स्टोरी मतलब चाइल्ड जो भी नॉवेल्स हैं उनकी चाइल्ड फिक्शन के लिए। हाँ, ये वो राइटर हैं जो नेट में आएंगे ही आएंगे। अगर कोई बंदा नेट की तैयारी कर रहा है तो इन जितने राइटर्स हैं ये, इनको डिटेल में पढ़ना, इनकी डिटेल में वर्क्स पढ़ने, नहीं पढ़ेंगे तो फिर होगा नहीं नेट। और आगे आप क्या हो गए, जॉन गाल्सवर्दी। अब जॉन गाल्सवर्दी के बारे में आप जानते हैं कि भाई इन्होंने किस प्रकार के प्लेज वगैरह लिखे हैं, नॉवेल्स भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कितने सारे फिक्शंस इन्होंने लिखे हैं। और बाकी आप जानते हैं इनके ड्रामा कैसे जानते हैं, प्रॉब्लम प्लेज के नाम से, डोमेस्टिक भी इनके प्लेज हैं। और सैमुअल बटलर हैं, H.G. वेल्स। अब देखिए जो टाइम था ना मॉडर्निज्म, इस टाइम पर साइंस फिक्शन वगैरह लिखे जा रहे थे। साइंस फिक्शन मतलब फ्यूचर के बारे में जानना, जैसे कि टाइम मशीन हो गया, ये H.G. वेल्स का ही है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वगैरह, आदमी गायब हो जा रहा अपने आप ही, ये सब साइंस फिक्शन में आएंगे। तो साइंस फिक्शन वाले में H.G. वेल्स हो गए। जोसेफ कॉनराड, हार्ट ऑफ डार्कनेस, कितना फेमस इनका नॉवेल है ये। तो ये आपके जो हैं फर्स्ट पीरियड में आएंगे, इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर सेकेंड में आप देखेंगे यहाँ से 1919 से 1939 तक, तो इसमें आप सबसे बड़े बड़े राइटर हैं, समरसेट मॉम देखेंगे, D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का कोई वर्क बताओ। ऑल माई सन्स, ये ऑल माई सन्स जो है ये आपका है आर्थर मिलर का। D.H. लॉरेंस का है सन्स एंड लवर्स, ठीक है, ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ऑल माई सन्स और ये सन्स एंड लवर्स। ये जो है सन्स एंड लवर्स जो है काफ़ी ज़्यादा विवादित भी है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्सैनिटी दिखाई गई है, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और जेम्स जॉयसी जो है, इनका एक यूलिसिस वर्क है, इसमें आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखेंगे। वैसे ही आपकी वर्जीनिया वुल्फ भी हैं। E.M. फॉरेस्टर का एक बहुत ही बेहतरीन वर्क है जो 1922 में आता है, नाम बताओ उसका, MA में भी पढ़ा होगा आपने, अ पासेज टू इंडिया। ये हम लोगों के सिलेबस में था उस टाइम पर, अ पासेज टू इंडिया। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और ये आई थिंक सिलेबस में भी है। आल्डोस हक्सले का एक फेमस वर्क है वर्ड्सवर्थ इन ट्रॉपिक्स, वर्ड्सवर्थ इन ट्रॉपिक्स, तो ये याद रखना आपको, ठीक है। डोरोथी रिचर्डन हो गई, कैथरीन मांसफील्ड, इनका एक फ्ली करके वर्क है कैथरीन मांसफील्ड का, काफ़ी बेहतरीन वर्क है, ठीक। और आपने एक वर्क पढ़ा होगा द लास्ट लीफ, वो भी इन्हीं का ही है। तो ये आपके सेकंड पीरियड के जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं नॉवेलिस्ट, इनके आपको नाम याद रखने हैं, ठीक। और इनमें सबसे खास बात यह है कि इनमें आपको देखने को मिलेगा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर, चलो नेट करना है तो सब पढ़ना है ये। बाकी थर्ड में आप देख लीजिए, ये जो थर्ड पीरियड रहा है यहाँ पर आप देखेंगे भाई ये 1939 से 1960 तक रहा है। इसमें आपके एलिजाबेथ बोवेन है, एबी कैम्पटन ब्रूनेट हैं, जॉयसी कार्नन है, हेनरी ग्रीन है। ये बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल राइटर में भी आ जाएंगे क्योंकि 1939 से 1960 तक है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म में आएंगे ये। अब मॉडर्निस्टिक ड्रामा के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये वाला टॉपिक। देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ड्रामा जो आप देख रहे हैं विच हैड सफर्ड स्टीप डिक्लाइन ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो नॉवेल्स आए थे, ठीक है। तो जो ड्रामा था वो बेसिकली डिक्लाइन हो गया था, ड्रामा वगैरह लोग नहीं लिख रहे थे। बाद में फिर ड्रामा जो है वो
रिवाइव किया गया। हालांकि मॉडर्निज्म जब तक आता है तो जो क्लासिकल यूनिटीज़ थी या फिर जो क्लासिकल रूल्स थे उनको अध्ययन नहीं किया जाता था। अध्ययन का मतलब उनको फॉलो नहीं करते थे। पहले प्रॉपर वे में लिखा जाता था कि भाई क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो करना है और प्रॉपर सीन एंड एक्ट का डिवाइडेशन होना है, ठीक है ना। ऐसा मॉडर्निज्म में कुछ भी नहीं था। कभी 1 एक्ट प्ले है, 2 एक्ट प्ले आ रहा है, और इनके प्लॉट भी जो है वेल निट नहीं हुआ करते थे, जो भी है, ठीक है। नॉवेल हो चाहे ये आपका ड्रामा, तो ड्रामा में ना एक्ट सही था, डिवाइडेशन था कि प्रॉपर कोई भी एक 5 एक्ट में होगा ये ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं था। 2 एक्ट में, 3 एक्ट में, और कभी कभी 1 एक्ट प्लेज भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि भाई विक्टोरियन एरा जब तक आता है और जो आपके नॉवेल्स, जो आपके प्लेज थे पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। जब आपका मॉडर्निज्म आता है तभी ये फिर से रिवाइव होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई जो एलिमेंट्स है, जैसे अब रियलिज्म हो गया, रोमांटिसिज्म हो गया, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म कैन बी सीन इन मॉडर्न ड्रामा। मॉडर्न ड्रामा में सारी चीज़ें दिखेंगी। इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है एंग्री यंग मैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। तो एंग्री यंग मैन क्या था? ये बेसिकली एक ग्रुप था, वर अ ग्रुप ऑफ राइटर्स ऑफ 1950s। तो याद ध्यान देना है कि एंग्री यंग मैन कब इमर्ज होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 1950s में, ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, हु वॉइस फेरोसली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द प्रिवेलेंट सोशल मॉरल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो जो भी समाज में स्थापित इंस्टीट्यूशंस थी या मॉरल्स थे उनको थोड़ा सा इन्होंने उसके अगेंस्ट में बोला है। तो यहाँ पर जो लीडर हैं वो सबसे पहले आप उनका नाम याद रखिएगा, जॉर्ज ऑसबॉर्न का वर्क है लुक बैक इन एंगर। ये जब वर्क आता है, इसी ने क्या किया, पायनियर्ड द मूवमेंट एंड वाज फॉलोड बाय द राइटर्स लाइक जॉन वेन, एलन सिलिटो। अब क्या समझ में आया कि एंग्री यंग मैन वाज अ मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड इन 1950s, ठीक है ना। अब इसके राइटर्स कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान देना है। इसमें आपके जॉन ऑसबॉर्न इज द मेन लीडर। उसके बाद में कौन कौन से हैं, जॉन ब्रेन, जॉन वेन एंड एलन सिलिटो। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा एंग्री यंग मैन के ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो ये आपके सामने है। अब याद रखना कि अगर मान लीजिए ऐसे पूछ लिया गया कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्क है जो एंग्री यंग मैन जो मूवमेंट था उसको आगे लेके गया, तो आपको ध्यान रखना है लुक बैक इन एंगर। क्लियर है बात? इसका लीडर कौन है मेन, तो हो जाएगा जॉर्ज ऑसबॉर्न। क्लियर है बात? चलो, अब यहाँ पर आप पोएटिक प्लेस देखेंगे तो इसमें आप कौन कौन आते हैं, देखो W.B. ईट्स हैं, T.S. एलियट हैं, डिजर्व अ स्पेशल मेंशन। तो ये पोएटिक प्लेस में सबसे ज़्यादा जो है वो T.S. एलियट के जितने वर्क हैं मोस्टली वो सब पोएटिक प्ले ही है, ठीक है। हाँ, अब पोएटिक प्ले में जैसे आपका द मर्डर इन कैथेड्रल हो गया, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा इनका फेमस है, आपने पढ़ा भी होगा। बाकी देखो G.B. शॉ हो गए, हेनरी जॉन्स हो गए, आर्थर पिनेरो हो गए और जॉन गाल्सवर्दी है। तो आर्थर पिनेरो का वर्क जो है वही से माना जाता है कि भाई प्रॉब्लम प्ले जो है उसकी शुरुआत हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ आयरिश ड्रामेटिस्ट इब्सन। तो ये जो रहे हैं G.B. शॉ हों, चाहे आपके गाल्सवर्दी हों, ठीक है, और चाहे पिनारो हों, इन लोगों ने किसकी ट्रेडिशन को फॉलो किया, इब्सन की, ठीक है ना। इब्सन का वर्क है एक डॉल्स करके वो, तो इब्सन का इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है और इन लोगों ने इन्हीं के इन्फ्लुएंस में क्या लिखना शुरू कर दिया, प्रॉब्लम प्ले लिखना शुरू कर दिया। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि G.B. शॉ भी प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं, हेनरी जॉन्स भी, आर्थर पिनेरो भी और गाल्सवर्दी भी। तो अगर ये प्रश्न बना दिया है कि इनमें से कौन सा प्रॉब्लम प्ले राइटर नहीं है, बात समझ रही, बनाया जा सकता है। तो हमें अगर पता है कि भाई G.B. शॉ हैं, आर्थर पिनेरो हैं, ठीक है, और हेनरी जॉन्स हैं, गाल्सवर्दी हैं, और भी कोई ऑप्शन में होगा तो आप उसे ही टिक कीजिएगा। क्लियर? एक ग्रॉन्डी करके नाम है, एक जिनको जो है प्रॉब्लम प्लेज टर्म जो है कॉइन करने का क्रेडिट जाता है। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है इनविसेज अ रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ कन्वेंशंस ड्रामा। कहने का मतलब जैसे ही आपका थिएटर ऑफ एब्सर्ड आता है, जो पहले ड्रामा चले जा रहे हैं उन सबको ख़त्म करते हुए
पीछे छोड़ते हैं, एक नया ट्रेंड लेकर आता है। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है बेसिकली इसको शुरू करने का क्रेडिट जाता है, टर्म जो कॉइन किया मार्टिन इशलिन ने। थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है किसने शुरू किया है, टर्म किसने दिया है, मार्टिन इशलिन, ठीक है। अब थिएटर ऑफ एब्सर्ड बताता क्या है भाई, एब्सर्ड का मतलब होता है मीनिंगलेस, बात समझ रहे हैं। तो इस ड्रामा के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है कि भाई लाइफ जो है वो टोटली मीनिंगलेस हो गई है। आज का आदमी मॉडर्न वाला, उसे समझे में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है जीवन में, क्या हो रहा है, किस समय कोई भी कहीं पर भी कोई इंसिडेंट घट जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो लाइफ बिकम मीनिंगलेस। इसीलिए आप जितने भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड पढ़ेंगे ड्रामा, तो आप पाएंगे कि उनकी एंडिंग समझे में नहीं आ रही है, उसमें कौन कभी करेक्टर कहाँ से आ जा रहा है, कहाँ से नहीं आ जा रहा है। तो हम जब इस ड्रामा को पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार ये ड्रामा मतलब क्यों फालतू में लिख दिया गया, इसकी तो कोई स्टोरी ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ अगर लिखी जाती है उसके पीछे लॉजिक होता है। तो इसमें बस ये दिखाने की कोशिश की गई कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस हो गई, आदमी किस तरीके से देख रहा है अपनी लाइफ को। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि भाई द थिएटर ऑफ एब्सर्ड केम टू इंग्लैंड विद स्टैगिंग इन लंडन ऑफ सैमुअल बैकेट्स वेटिंग फॉर गोडॉट। वेटिंग फॉर गोडॉट आता है 1955 को, सैमुअल बैकेट का है, सबसे बेहतरीन प्ले है ये। तो वेटिंग फॉर गोडॉट का मतलब समझ रहे होंगे, गोडॉट का मतलब गॉड, गॉड से है। तो ये गॉड जो है भाई वेट कर रहे होते हैं, वो कभी आते हैं नहीं, ठीक है। तो वो आदमी ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करता रहता है, इररेलेवेंट, इरेशनल, बात समझ रहे हैं। तो उसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसके बाद में द कंटेंट ऑफ द थिएटर वाज लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम द फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ कैमस एंड सार्ट्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये जो आप देख रहे हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड ड्रामा, ठीक है, ये किससे सबसे ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस्ड है, हाँ ये ध्यान देना, ये अल्बर्ट कैमस है और सार्ट्रे है, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब भी प्रश्न आए किससे इन्फ्लुएंस है, तो अल्बर्ट कैमस एंड सार्ट्रे से। वाइज में यहाँ देखेंगे भाई विच में भी कॉल्ड द एब्सर्डिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म, सिंपल सी बात समझो, ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं किसका, थिएटर ऑफ एब्सर्ड का, बात समझ रहे हैं। जो भी इसका थीम है, जिस पर ये बेस्ड है, वो इन्होंने कहाँ से लिया, किससे प्रभावित हुए, तो आपके दिमाग में होना चाहिए अल्बर्ट कैमस एंड सार्ट्रे, बस इनसे ही खत्म कहानी, ठीक है ना। अब इससे मिलता जुलता आपका है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब क्या बताता है, ये कहता है कि भाई आप क्यों आए हैं इस धरती पर, क्या पर्पज़ है आपके जीवन का, ठीक है, वो हमें इसमें जानकारी मिलती है। बाकी हैरोल्ड पिंटर का भी जो प्ले है आप देखेंगे बर्थडे पार्टी, वो भी उसे हम इसी में रखते हैं, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में। तो प्रश्न हमसे अगर ये बना लीजिए कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल थिएटर ऑफ एब्सर्ड का नहीं है, तो वर्क भी रख सकते हैं, या आपसे पूछा जाता है कौन सा राइटर नहीं है या फिर है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये मार्क्सिज्म थ्योरी है। मार्क्सिज्म थ्योरी मतलब कार्ल मार्क्स से बनी है, और ये काफ़ी ज़्यादा है नेट वालों के लिए है, बाकी तो हम लोगों में कभी नहीं आएगी। इसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगी, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल जानते हैं, नहीं जानते हैं? क्लास स्ट्रगल बराबर समझो हम सोसाइटी, जैसे हमारा समाज है, समाज में क्लास है, क्लास का मतलब लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, गरीब, उसके मिड वाले। तो क्या है कि इनके बीच में एक स्ट्रगल होता रहता है, संघर्ष, समझ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रहता है। ऐसे ही समाज जो है वो आगे बढ़ता रहता है। इसको समझिए यहाँ से, देखिए मार्क्सिज्म क्या है कि भाई एक मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, which tries to interpret the world based on the concrete natural world around us। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ समझिए, the society progresses through the struggle। कोई भी सोसाइटी है वो प्रोग्रेस कब करेगी, जब वहाँ के जो क्लास होंगे, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, उनमें जब एक कंपटीशन होगा, एक होड़ लगी होगी कि कौन आगे जाना चाहेगा, कौन उनसे आगे, उनसे आगे, उनसे आगे, तो जो समाज है वो आगे बढ़ता जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? हाँ। और अगर इस बात की जाए मार्क्सिज्म की, तो स्पेशली जो है ये मिडिल क्लास से संबंधित है,
पुअर क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे संबंधित है ये। तो क्या समझ में आई? ये मार्क्सिज्म आपका फोकस करता है कि हाउ द सोसाइटी प्रोग्रेसेस थ्रू द स्ट्रगल विच अकर्स बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस। अपोजिंग फोर्सेस समझ रहे हैं ना आप? लोअर मिडिल का होगा, मिडिल अपर के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, इट इज़ द स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग क्लासेस दैट रिजल्ट इन अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे समाज में एक दूसरे क्लास के साथ स्ट्रगल होगा, कंपटीशन होगा, वैसे समाज बढ़ेगा। अब जैसे मान लो हमने बढ़िया घर बनाया, हम देखेंगे यार कितना बढ़िया घर बना है, तो हम भी और मेहनत करेंगे, तो पता लगे अभी एक घर है पक्का बना हुआ है, अगले 10 साल में 10 बन जाएंगे। उससे क्या करेगा? हमारा गाँव आगे डेवलप करेगा। अभी हमने एक दुकान रोड पर खोली, तो बाद में देखेगा यार 2 खुल गई, ये क्या चल रहा है? क्लास स्ट्रगल। बात समझ में आई? हाँ, तो बस उसे बोलते हैं क्लास स्ट्रगल। अच्छा, ये जो है इसमें 2 चीज़ें आपको 2 टर्म ध्यान रखना है। एक ये बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। अब अगर प्रश्न आ जाए कि बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर जो टर्म है ये किससे संबंधित है, किस मूवमेंट से, तो ध्यान रखना है मार्क्सिज्म से। कार्ल मार्क्स जो है इसके लीडर हैं। लोइस अल्थ्योर जो हैं, रेमंड विलियम्स, वो भी इससे संबंधित हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, बेस क्या बताता है और सुपर स्ट्रक्चर क्या बताता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बेस जो है वो बेसिकली सोशो इकोनॉमिकल चीज़ों से संबंधित है, आगे देखेंगे अभी हम लोग। क्या बात आपको समझ में आई अभी तक, ये बताओ। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर आर द 2 different terms which are closely associated with Marxism, and Marxism is a movement which was brought out by the Karl Marx, and it tells us about the struggle which occurs between the classes, different classes of the society, ठीक। अब यहाँ देखो यहाँ देख रहे हैं, द बेस स्टैंड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक रिलेशन। बेस जो है वो क्या बताता है? ये जो हमारा सामाजिक आर्थिक जो संबंध हैं उसके बारे में बताता है। एंड द मोड ऑफ प्रोडक्शन, कि कोई भी चीज़ किस तरीके से उत्पत्ति होती है। बात समझने की कोशिश करना, अभी आपको समझाएंगे। जैसे मान लो यहाँ समझो भी, जैसे आपकी सोसाइटी है, ठीक है। एक सोसाइटी में एक बंदा है, उसने एक कार ली, ठीक है ना। अब समझना, अब उसने एक कार ली, कैसे कार ली होगी? कैसे कार ली होगी? या तो कोई बिजनेस कर रहा होगा, या तो कोई जॉब कर रहा होगा। बात समझ में आई? तो हमने देखा कि भाई जो हमारा सोसाइटी है उसमें उसकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, और उसने ये जो चीज़ बनाई है वो मोड ऑफ जो प्रोडक्शन किया किससे किया? या तो बिजनेस से, या तो जॉब से, या तो एग्रीकल्चर से। बात में समझ में आई? तो इस चीज़ को देख करके समाज में और जो लोग होंगे वो भी उसके जैसे बनना चाहेंगे, तो उससे क्या होगा? प्रोग्रेस होगा। तो यहाँ देखिए, एंड द सुपर स्ट्रक्चर स्टैंड फॉर आर्ट, लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड अबव ऑल आइडियोलॉजीज। तो कहने का मतलब सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि भाई चाहे आर्ट हो, चाहे लॉ हो, चाहे पॉलिटिक्स, चाहे रिलीजन हो, या इन सब से भी कोई आगे चीज़ें हो, व्यक्ति को हमेशा आगे लेकर के जाएंगे, ठीक है। ये है। तो इसके राइटर्स मैंने आपको बताया भी है, इसमें देखो मेन में राइटर्स देख लो यहाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स जो हैं, लोइस अल्थ्यूसर हैं, एंटोनियो ग्राम्स्की, रेमंड विलियम्स, फ्रेडरिक जेम्स, ठीक है, जॉर्ज लुकास एंड टेरी ग्लेटन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। नेट में, नेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण, ये कई बार पूछा भी जा चुका है और आएगा भी, कि इनमें से कौन सा मार्क्सिस्ट राइटर नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो आपको ध्यान देना है, इसमें लुइस अल्थ्यूसर, कार्ल मार्क्स, रेमंड विलियम्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, फ्रेडरिक जेम्स, जॉर्ज लुकास एंड टेरी ग्लेटन, ठीक है। टेरी ग्लेटन तो ये तो आपको बहुत आगे भी और मिल जाएंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरलिज्म आएगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आगे ध्यान देते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए, जब से साइको एनालिटिक चीज़ें आई हैं तब से काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव आया है लिटरेचर में। तो मैंने आपको बताया, जब से फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट आया था तो आदमी के सोचने का तरीका बदल गया था। अब आदमी की साइकोलॉजी को लेकर के आदमी जो है विचार करने लगा, उसके बिहेवियर को लेकर के विचार करने लगा।
तो जो साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म भी लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो ये कभी मर्ज हुआ है 1916 में। इज बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ द 19th सेंचुरी ऑस्ट्रियन इंटेलेक्चुअल सिगमंड फ्राइड। ठीक है ना, कभी मर्ज हुआ 1916 में। और किससे ये प्रेरित हुआ था, तो ध्यान रखना है सिगमंड फ्राइड का फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट था उससे। ठीक है ना, और ये सिगमंड फ्राइड कहाँ के हैं, तो ऑस्ट्रियन के हैं, ऑस्ट्रियन। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया के। अब ये ध्यान देना, हु प्रपोज्ड इन हिज थियोरेटिकल ऑपस द नोशन ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है ना, कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड के जो कॉन्सेप्ट हैं वो इसी साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म से ही आते हैं। अब इन्होंने कुछ कुछ ये शब्द दिए हैं, देखिए, थ्रू हिज वर्क्स लाइक द ईगो, द आईडी। ठीक है, आप देखेंगे लिबिडो वगैरह टर्म ये जो हैं इनके ही दिए हुए हैं। और ये इनका वर्क है बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स जो है इसमें एक टर्म निकल करके आता है। ठीक है ना, और साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा जो है प्रभाव इसी में पड़ता है कि भाई आदमी को सपने कैसे आते हैं, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में बताया। आदमी सपना क्यों देखता है, या फिर आदमी जो है भूल कैसे जाता है, भूलता क्यों है। तो इन्होंने जो है हमारे माइंड के लेयर्स बताएं। ठीक है ना, जैसे देखो कॉन्शियस हो गया, ठीक है, सब कॉन्शियस हो गया, और तीसरा है अनकॉन्शियस। बात समझ रहे हैं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ तो आपकी चीज़ें कहाँ पर हैं, कॉन्शियस माइंड पर हैं। अभी पूछेंगे फटाक से बता देंगे। 4 दिन बाद 5 दिन बाद ये चीज़ कहाँ आ जाएगी, सब कॉन्शियस में। फिर आप बोलेंगे कि हाँ सर पढ़ाया तो था, थोड़ा याद करेंगे तुरंत याद आ जाएगा। फिर पता लगेगा कि महीना 2 महीना हो गया तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाएगा। फिर आप कहेंगे अरे सर याद तो आ रहा है लेकिन जो वहाँ पर नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ होती है। तो ये सब यही चीज़ बताएगी कि भाई आदमी जो है ड्रीम क्यों देखता है, उसमें भी बताया गया है। कोई भी चीज़ जो हमारी इमोशंस, हमारी डिज़ायर जो है सप्रेस हो जाती हैं और बाद में वही सपने के रूप में हो जाती हैं। ठीक, तो ये इनके वर्क हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है हमें। इनके द्वारा दिए गए टर्म हमको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ ध्यान दो, देखो ये ही लेटर इन हिज करियर सजेस्टेड अ ट्राइपैरेटाइप मॉड ऑफ साइक डिवाइडिंग इनटू आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ये ध्यान रखना, ये 3 टर्म किसने दिए हैं, फ्रॉड ने दिए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे साइकोलॉजी का चैप्टर है, ये कभी आएगा नहीं। थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चरलिज्म है और बेसिकली एक पोस्ट मॉडर्न का ही ये है। तो आप देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है बेसिकली इसकी शुरुआत होती है फ्रांस में 1915 में, यानी कि पोस्ट मॉडर्न का एक मूवमेंट है ये। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है, एंड इज फर्स्ट सीन इन द वर्क ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म है बेसिकली, इसकी शुरुआत जो है वो क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के वर्क से मानी जाती है, और ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ठीक है, बात आप समझेंगे कि पहले तो कोई भी चीज़ रही है, अब तो आर्ट से हुई है तो कल्चर से हुई है, बाद में वो लिटरेचर में आती है। ठीक, अब बाद में जो है फर्डिनेंड डी सॉसोर जो हैं वो इसके लीडर बन जाते हैं। ठीक, अच्छा ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या बताता है कुल मिलाकर के, कि भाई कोई भी टेक्स्ट आपके पास में है, टेक्स्ट जो है इज अ मेड ऑफ साइंस। जो टेक्स्ट जो बना हुआ है, जो लैंग्वेज आप देख रहे हैं, एक सिस्टम है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम एंड लैंग्वेज इज मेड ऑफ साइंस। साइन का मतलब समझ रहे हैं, संकेत। जैसे ही हमने कोई चीज़ आपको दिखाई वैसे ही आपके दिमाग में एक आकृति बन जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इस पे एक अकेला सेशन हो जाएगा। बस आपको इसमें ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चरलिज्म में 2 टर्म आते हैं, एक आता है सिग्निफाइड और सिग्निफायर। ठीक है, ये 2 टर्म आप याद रखना, सिग्निफाइड और सिग्निफायर। ठीक, और फर्डिनेंड डी सॉसोर जो हैं वो इसे आगे लेकर के जाते हैं। बाकी जब हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स तो वहाँ पर बताएंगे। क्लियर है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये शुरुआत कहाँ होती है, फ्रांस में होती है, 1950s में होती है। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जो है इसको शुरुआत करते हैं, बाद में इसको आगे ले जाने का काम कौन करता है, फर्डिनेंड डी सॉसोर। चलो
और बाद में जो है भाई न्यू क्रिटिसिज्म भी आता है, तो न्यू क्रिटिसिज्म, ये सब क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे आप, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में, तो वहाँ पर हम आपको सब चीज़ें बताएंगे। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई टी.एस. एलियट भी जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं, और आई.ए. रिचर्ड जो हैं इसके लीडर हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इनका वर्क आता है, ठीक। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म हम लोग ये सब बाद में देखेंगे। अब इतना ही हमारा जो है वो इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। बाकी इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म में आपकी और थ्योरी आएंगी, जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया आपका, इंटरटेक्चुअलिटी हो गई। एक टर्म बता दे रहा हूँ, इंटरटेक्चुअलिटी। इंटरटेक्चुअलिटी एक टर्म है जिसको दिया है जूलिया क्रिस्टेवा ने। देखिए इंटरटेक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट के अंदर, यानी कि एल्यूजन समझो आप, जब किसी दूसरे वर्क का कुछ उठा करके अपने वर्क में ला देते हैं, दैट इज नोन एज इंटरटेक्चुअलिटी, ठीक है। नहीं बात समझ में आई? आपने कुछ लाइन लिखी, मैंने अपने वर्क में उठा करके ली, और ये टर्म किसने लेके आया, कौन लेके आया था? जूलिया क्रिस्टेवा थी, ठीक है। और बाकी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आप देखेंगे तो इसमें रशियन फॉर्मलिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म है। न्यू क्रिटिसिज्म में भी आपकी अलग अलग जो थ्योरीज वगैरह आएंगी, जैसे रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है, ठीक है, और चाहे आपकी अफेक्टिव फैलासी हो गई, ये भी आपकी न्यू क्रिटिसिज्म की थ्योरी है। तो हम लोग जब एम एच अब्राहम कवर करेंगे तो हम आप वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब एम एच अब्राहम बुक के साथ में। पूरा का पूरा हम लोग एम एच अब्राहम को कवर करने वाले हैं 1 बाय 1, और बहुत बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।